Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter surface chemistry. आज बेटा जो हमने टॉपिक करना है वो एड्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं. एड्जॉर्प्शन ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन की टाइप्स क्या होती हैं. देखो बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो क्या करती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, एंड जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट है, गैस क्या है हमारे पास एड्जॉर्बेट एंड सॉलिड क्या है एड्जॉर्बेंट, उनको क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है. उन फोर्सेस, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कैसी हैं, इंटरेक्शन उनमें किस तरीके से हो रही है, उसके बेसिस पे दो तरह की होती है एड्जॉर्प्शन. कौन कौन सी? एक तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं, एंड देन केमिकल एड्जॉर्प्शन जिनको हम केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस बताना है हमने फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में क्या होता है. फिजियोजॉर्प्शन देखो, अगर डिफरेंसेस करेंगे ना बेटा तो अच्छे से क्लियर हो जाता है, हमें ये भी समझ में आ जाता है कि फिजियोजॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन है क्या, ये भी पता चल जाएगा. साथ साथ में हमें इनके डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे. ठीक है, तो डिफरेंस के बिहाफ पे जब हम करते हैं ना तो अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़. तो फिजियोजॉर्प्शन क्या है? फोर्सेस बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड एड्जॉर्बेंट आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. जब क्या होता है, जो एड्जॉर्बेट है एंड एड्जॉर्बेंट है, दोनों की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है वो काफ़ी वीक होती है. ठीक है, वो जनरली बस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ईजिली उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं. जैसे अगर हम चॉक से लिखेंगे बोर्ड पे तो वो क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की ही एग्जांपल है. एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उनमें क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है. ठीक है, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है किसी तरीके से कोई, जैसे कैटालिटिकल रिएक्शंस होती हैं, सॉलिड कैटालिस्ट है ना. कैटालिस्ट क्या है, मतलब अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स दी, मतलब अट्रैक्ट करता है रिएक्टेंट्स को अपने टुवर्ड्स. ठीक है, तो तब जो मतलब रिएक्शन होती है या जब जो एड्जॉर्प्शन होती है उसके सरफेस पे, दैट इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं केमिजॉर्प्शन के लिए. देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो उसकी जो इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है. हमने कल पढ़ा था कि जो इंथैल्पी होती है ना वो क्या है, एड्जॉर्प्शन के केसेस में नेगेटिव होती है, मतलब रिलीज़ होती है हमेशा जो हीट है. तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, होगी तो रिलीज़ ही होगी, तो एक्सोथर्मिक ही, लेकिन लो होती है. इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लो होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल तक ही होती है. लेकिन अगर हम केमिजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे 82 to 40 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी रिलीज़ होती है. ओके, देन जो केमिजॉर्प्शन होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन केमिजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होती, केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक होती है. अब इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही मतलब अपना बिहेवियर शो करता हो. तो अगर हम केमिजॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनने हैं, बॉन्ड्स बनने हैं. अगर बॉन्ड्स बनने हैं तो वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे ना. वो क्या करेंगे, वो अपना जो लिंक है ना वो शो करेंगे. ठीक है, मतलब उन्होंने बॉन्ड बनाना है. बॉन्ड बनाने के लिए उनको एक दूसरे के पूरे परफेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ेगा, स्पेसिफिक नेचर का होना पड़ेगा, तभी कोई किसी के साथ बॉन्ड बना सकेगा. लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में ऐसा नहीं होता. कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बॉन्ड थोड़ी बनाने हैं, सिर्फ जाके एक बार स्टिक होना है वहाँ पे जाके. ठीक है, एंड वो इरेज भी जल्दी हो जाते हैं, मतलब वहाँ से मतलब उनकी डिजॉर्प्शन भी फिर जल्दी हो जाती है. तो इसीलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होती है. ठीक है, देन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है एंड केमिजॉर्प्शन क्या है, इरिवर्सिबल है. फिजियोजॉर्प्शन जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है. ठीक है, जो गैस जल्दी लिक्यूफाई हो जाएगी वो क्या है, इजीली एड्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, मतलब देखो, अगर हमने एड्जॉर्ब करवाना है, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है गैस के बहुत दूर दूर है, उनको नज़दीक लाना पड़ेगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिक्यूफाई करना. ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना या लिक्यूफाई करना, क्योंकि हमने स्पेसेस उनकी क्या करनी है, कम करनी है. तो ये डिपेंड करेगा कि हमने गैसेस को लिक्विफाई करना है जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं. इसका मतलब उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ हद तक हो सकती है, पॉसिबल है, जिसके कारण उनमें एड्जॉर्प्शन हो सकती है. ठीक है, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये भी नेचर ऑफ गैस पे रिएक्ट करती है, बट इसमें ज़्यादा क्या चीज़ होती है, गैसेस जो एड्जॉर्बेंट के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती हैं उनकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी.
क्लियर है। लिक्विफाइबल का केस इतना नहीं है, बस रिएक्शन का केस है। जो रिएक्ट इजीली कर जाएंगे वो क्या होंगी, उनकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। देन जो केमिसॉर्प्शन होती है ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो एड्जॉर्प्शन इनकी डिक्रीज़ होती रहती है। लेकिन अगर हम केमिसॉर्प्शन की बात करें, ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। मतलब पहले पहले अगर कम टेम्परेचर होगा, देखो क्या होता है, हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो केमिसॉर्प्शन क्या करती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। पहले तो बेटा क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, है ना, फिर क्या करती है, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो क्या होने लग जाती है, फिर डिक्रीज़ होने लग जाती है। पहले ज़्यादा होगी एड्जॉर्प्शन, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तब डिक्रीज़ करने लगती है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है हमारे पास। एक सेकेंड, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अगर फिजियोसॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ है, अगर हम देखो, हमने टेम्परेचर लिया, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एड्जॉर्प्शन ले रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, यहाँ पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी ना। तो एड्जॉर्प्शन क्या करती है, डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, ठीक है, इस तरीके से होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज़ करेगी, बाद में डिक्रीज़ करेगी। एक ऐसी एक पीक सी हमें शो होती है मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन के टाइम पे। ओके, देन क्या है, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड। तो यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, इसी तरीके से था। लेकिन जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो उसके टाइम पे हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करेगी। एंड बिल्कुल सेम ऐसे ही केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी होता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। जो फिजियोसॉर्प्शन है, फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर क्या है, एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स आके इकट्ठा हो गए, फिर कुछ फोर्स, सिंपल ओनली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स आके अरेंज हो सकते हैं, इसके ऊपर भी अरेंज हो सकते हैं। बट अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो उसने ओनली बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड के बनाने के लिए जितनी साइड्स अवेलेबल होंगी वहीं पे एड्जॉर्प्शन हो सकेगी। देखो एक बारी मान लो ये सारी साइड्स क्या है, ऑक्यूपाइड हो गई जिससे वो बॉन्डिंग कर सकता था। अब वो बॉन्डिंग कर ही नहीं पा रहा, अगर बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा तो आगे दूसरी लेयर कहाँ से बनेगी। तो केमिसॉर्प्शन जो होती है वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर में होती है। एंड जो फिजियोसॉर्प्शन है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर में होती है। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है बेटा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एड्जॉर्बेट है वो किस तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं, एंड वो कैसे डिपेंड करेगा एड्जॉर्प्शन पे, है ना। मतलब एड्जॉर्प्शन पे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसी गैस जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या हैं, ज़्यादा हैं, मतलब गैस जो है इजीली लिक्विफाई हो सकती है, हम ये बोल सकते हैं। जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी कि वो कंबाइन हो सकेंगे या फिर एड्जॉर्बेंट पे आके इकट्ठा हो सकेंगे, वो गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, मतलब उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट कैसा होना चाहिए, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हों अच्छी खासी, ठीक है, या फिर वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हों, उनको हम क्या बोलेंगे कि ऐसा हमारे पास एड्जॉर्बेट होना चाहिए फॉर गुड एड्जॉर्प्शन। क्लियर है। देन सेकंड है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, इसमें आता है बेटा सरफेस एरिया, कि जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। हमने पहले भी सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लियर। देन टेम्परेचर, हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव, एंड एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है,
ठीक है। तो होगा क्या कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हमने कल भी बेटा किया था, मतलब हमने पहले देखा हुआ है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन हमने किया है अभी, उसमें हमने देखा था कि अगर हम फिजियोसॉर्प्शन की बात करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होती है। तो एक्सोथर्मिक में ऐसा ही होता है ना कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करती है, फॉरवर्ड फेवर नहीं करती। तो इसीलिए क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन की बजाय डिसॉर्प्शन होगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, शुरू में तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्लियर है। देन है प्रेशर। प्रेशर पे कैसे फ़र्क पड़ता है, पहले तो बेटा देखो, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर हमने गैस की एब्जॉर्प्शन करवानी है किसी भी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पे, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के ज़्यादा चांसेस होंगे एब्जॉर्बेंट पे टिकने के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए बेटा एक ना मतलब फ्रेंडलिच ने एक थ्योरम दी थी जिसको आइसोथर्म बोलते हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है कि जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, जब हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, उस टाइम पे हम जो ग्राफ्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। ठीक है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ये जो ग्राफ है वो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x अपॉन m को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हम लेंगे, प्रेशर लेंगे। ओके, देन हमारे पास क्या है, x अपॉन m क्या है, x जो है दैट इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेट एंड m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लियर है। तो कितना एड्जॉर्ब होगा, प्रेशर पे कैसे अप्लाई करेगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होती जाएगी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो इंक्रीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब हायर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, तब ना वो कांस्टेंट होने लग जाता है। ठीक है, कांस्टेंट होने लग जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, शुरू में क्या है कि जो एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्बेंट पे बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो एड्जॉर्प्शन है उसके लिए जो एरिया है या जगह है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एरिया या जगह ज़्यादा होने की वजह से जल्दी जल्दी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। बट जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फर्स्टली जब सारी जो सीट्स हैं या फिर सारी जो हमारे पास स्पेस है वो फिल हो गई एड्जॉर्बेट से, तब क्या हो जाएगा, फर्दर जो एड्जॉर्प्शन है वो तो डिफ़िकल्ट होगी ना। ठीक है, इसीलिए तब जो एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। प्रेशर जितना मर्जी हम इंक्रीज़ करते रहे और हमारे पास एड्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बेटा फ्रेंडलिच ने एक रिलेशन भी दिया था। वो रिलेशन क्या था, देखो ये आइसोथर्म है ना, आइसोथर्म में प्रेशर वेरी कर रहा है लेकिन हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है वो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को क्या रखना है हमने यहाँ पे, कांस्टेंट रखना है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, आइसोथर्म बोला है। अब फ्रेंडलिच ने जो हमें एक रिलेशन दिया था वो क्या था, उसने क्या बोला कि x अपॉन m जो है, x अपॉन m मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर एंड रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, अब 1/n क्या है ये देखते हैं। अगर हम शुरू की बात करते हैं तो जो एक्सटेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या ले सकते हैं, n की जो वैल्यू है वो 1 ले सकते हैं। अगर शुरू में n की वैल्यू हम 1 ले लें तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब क्या है, हमारे पास क्या बन जाएगा, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, तो शुरू के लिए एट वेरी लो प्रेशर 1/n की वैल्यू कितनी है, 1 है।
इसका मतलब n की वैल्यू भी कितनी होगी 1, ठीक है। जब बहुत हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के लिए x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n, हमें पता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाता है मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, जितना मर्जी हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएं जो एब्जॉर्प्शन है वो उतनी ही रहनी है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। इसका मतलब 1/n की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तब क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए n की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब जब हमारे पास क्या है, वेरी हाई प्रेशर है, तब जो x अपॉन m है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब हमने क्या किया, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं एंड एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम k बोलते हैं, बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k। तो अगर p की n की वैल्यू कितनी 1 है तो प्रेशर कितना हो जाएगा p, ठीक है। देन x अपॉन m किसके इक्वल होगा, k p के, ठीक है। जब हम क्या कर देंगे, प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर देंगे, तब n की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड ही नहीं करेगी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, x अपॉन m इज इक्वल्स टू k, ठीक है। एंड अगर हम दोनों के इन बिटवीन का देखें, जब हम मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, 1/n ही रखना है इसको, देन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है बच्चों, तो हमारे पास क्या रिलेशन है, x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p रेज टू पावर 1/n, ठीक है। अगर अब हमने बेटा एक लॉग की फॉर्म में रिलेशन बनाना है तो ये कैसे बनाया है, बस इसके दोनों साइड हमने क्या कर देना, लॉग अप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे हम लॉग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग a क्या आ जाएगा, लॉग k, ठीक है, प्लस लॉग b, प्लस लॉग b क्या आ जाएगा, लॉग p रेज टू पावर 1/n। एंड हमें पता है कि लॉग a रेज टू पावर जो x होता है तो x को हम लॉग के आगे ले आते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/n लॉग p, ठीक है। ये सारी क्या है हमारे पास एड्जॉर्प्शन के लिए फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। जो फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया ये उसके लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड अभी हमने जो लॉग वाली कंडीशन की है, लॉग वाली कंडीशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, क्योंकि देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, लॉग x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। इसको हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, log x अपॉन m इज इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लेना है, log x अपॉन m, ठीक है। x एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है, log p, एंड जो हमारे पास स्लोप आएगी वो क्या आएगी 1/n, ठीक है। एंड जो इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, log k। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा जिसकी स्लोप है 1/n, इंटरसेप्ट है log k, y एक्सिस के अलॉन्ग है log x अपॉन m, एंड x एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, log p। क्लियर है बच्चों। देन एप्लीकेशंस क्या होती हैं एड्जॉर्प्शन की, एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस हैं। तो सबसे फर्स्ट ये है गैस मास्क बनाने के लिए, ठीक है। कोल माइंस में इसका यूज़ किया जाता है मास्क बनाने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जैसे सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है ना, एंड देन कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में से, ठीक है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे शुगर में से अगर हम कलर को बाहर निकालना चाहें, अगर उसमें कुछ कलरिंग हो जाती है तो अगर हमने उस कलरिंग को रिमूव करवाना है तो हम थोड़ी सी चारकोल डाल देते हैं, तो चारकोल क्या करती है, उस कलर को रिमूव कर लेती है, ठीक है। ब्लू लेक टेस्ट करने के लिए, फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए, क्रोमेटोग्राफी के लिए, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, क्योरिंग डिजीज़, मतलब कुछ डिजीज़ को क्योर करने के लिए, जैसे ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड ऑन दैम, क्योंकि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो एडजॉर्बेंट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या है, काफ़ी सारे इसके यूजेस होते हैं। क्लियर है, काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। देन बेटा हमारा जो एड्जॉर्प्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।